बच्चों, तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड वर्क, ओके। अलग अलग फोर्सेस की वजह से हमने वर्क देखा है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क देखा, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क देखा, उसकी यूनिट जूल होती है, दैट वी हैव सीन टिल नाउ, है ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज एनर्जी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है तो हो सकता है उसके पास कोई एनर्जी हो, ओके। तो एनर्जी टर्म आपने पहले भी सुना होगा इन योर जूनियर क्लासेस। नाउ लेट अस सी व्हाट एनर्जी एक्चुअली इज। बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी आपने बहुत बार सुनी होगी। आप कभी कभी जब लो एनर्जी फील करते हो, व्हाट यू डू, यू ड्रिंक ग्लूकोज, राइट, या कोई एनर्जी ड्रिंक आप ले लेते हो लाइक मॉन्स्टर और एनीथिंग, और फिर क्या होता है, यू फील एनर्जेटिक। या सम डेज व्हेन यू आर सिक, what you feel that you are low in energy, मतलब you do not feel like doing any work. तो energy is directly related to work. If you have lot of energy, you can do lot of work. If you have low energy or no energy, what you feel is you do not feel like doing any work. ठीक है। तो मैकेनिक्स में, फिजिक्स में भी क्या है, एनर्जी का सेम मतलब है कि अगर somebody has या some body has energy, इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे एक बॉल आप देखते हो बच्चे, ठीक है, इस बॉल को आप इमेजिन करो और इसको बोलो कि भाई मूव कर, एंड यू वांट इट टू मूव, इट विल नॉट ऑटोमेटिकली मूव, राइट, बिकॉज इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। तो ये कहां रहेगी, अभी रेस्ट पे रहती है, ठीक है। ये बिल्कुल मूव नहीं करती ऑटोमेटिकली, तो अपने आप जंप करके ये नहीं जाएगी। बट वैसे ही बेटा, अगर मैं एक ऊंचे से बॉल रख के यहां से छोड़ता हूं, यू जस्ट सॉ व्हाट हैपेंड, है ना। फिर से देखते हैं, अगर यहां पे कोई बॉल होती और उसको यहां से मैं रिलीज करूं, तो देखो ये कैसे आती है, अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़े तो उसमें ऑटोमेटिकली वर्क करने की टेंडेंसी होती है, वो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आती है, राइट। या फिर सपोज करो कि इस बॉल को मुझे मूव करवाना है, व्हाट यू विल डू, आप क्या करते हो, दूसरी वाली बॉल को अगर मैं पुश कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली तो नहीं जाती, लेकिन मेरे पुश की वजह से हो सकता है ये जाए और इसको धक्का दे दे। तो ये जो ये बॉल करती है, आगे जाकर के धक्का देती है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। खुद से तो नहीं जा सकती, बट अगर इसमें कुछ वेलोसिटी दे दूं मैं, सपोज इट गेट्स सम वेलोसिटी v, और v की वजह से जाती है और एक कोलिजन करती है बेटा, और उससे जाकर टकरा जाती है। तो ऐसा होने की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस टू मूव एंड हिट इट, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। इसको जैसे जब ऊपर से गिरी थी बॉडी, उस तरह की एनर्जी का एक दूसरा टाइप होता है। अगर कोई बॉडी चल रही है, उस एनर्जी का दूसरा टाइप होता है। आपको सब पता है, आई एम जस्ट नॉट टेकिंग द नेम्स, तो मैं धीरे धीरे लूंगा, देखते हैं उनके नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पहले जनरल एक बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी एनर्जीज आपने सुनी है, देखी है, ठीक है, ऑब्जर्व की है। मैकेनिकल एनर्जी आपने सुनी है, मतलब जैसे कि अगर कोई बॉडी ऊपर है, हाइट पे है, जैसे कि एक बॉल अगर भी हाइट पे हो, ये बॉल अगर किसी हाइट पे है बेटा और यहाँ पे फ्लोर है, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे इसको रिलीज करते हो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है, ठीक है। बट दूसरी कोई बॉल अगर ग्राउंड पे ही रखी होती तो क्या ये ऑटोमेटिकली मूव करती, बिल्कुल नहीं करती। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से इट हैज सम एनर्जी टू फॉल डाउन, बट क्योंकि ये ग्राउंड पे ही है, ड्यू टू इट्स लोअर पोजीशन नियर द ग्राउंड, इट डज नॉट हैव एनी एनर्जी। उस तरह की एनर्जी को हम अभी थोड़ी देर में पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, ठीक। सिमिलरली अगर कोई बॉल हो और उसको मैं कुछ वेलोसिटी दे करके छोड़ दूं, ऐसे आई विल थ्रो अ बॉल, देन इट कैन मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये वाली कौन सी एनर्जी है, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, एनर्जी कॉल्ड, एनर्जी दैट इज देयर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी में आती हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है,
एक बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिससे आपके मोबाइल फोन्स वर्क करते हैं, उस तरह की एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली कहाँ से आती है, केमिकल एनर्जी से आती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से होती है, दैट यू ऑल नो। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या होती है भाई, या ऑप्टिकल एनर्जी क्या होती है। जैसे मैं बोलूं कि भाई सन के सामने आप जाते हो इन विंटर्स एंड यू फील हॉट, तो वो एनर्जी क्या हो गई, लाइट के अंदर भी कुछ थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से आ रही है ना। अकूस्टिकल एनर्जी, साउंड की वजह से एनर्जी, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, न्यूक्लियर लेवल पे भी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, दीज आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू कम अक्रॉस व्हाइल यू स्टडी साइंस। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगी इस लेवल पे वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। बट यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन आपने सुना होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, बट केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। ठीक है, वुड हमारे सामने है एज अ फ्यूअल, उसके अंदर वैसे तो केमिकल एनर्जी है, बट जैसे कंबशन करते हैं, जैसे उसको बर्न करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, हीट के फॉर्म में। जैसे एक एप्पल है यहाँ पेड़ पे, और वो अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा है बिकॉज इट इज समवेयर अबव द ग्राउंड, बट जैसे ही वो फॉल करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उसकी मोशनल या काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सारी एनर्जीज यू हैव कम अक्रॉस इन द पास्ट, है ना। उसमें से जो दो इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले छोटी सी एक बात देख लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं एनर्जी के। ठीक है, तो देखो एनर्जी सबसे पहले तो यार वर्क की तरह ही एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा कभी नहीं होता। 10 जूल एनर्जी है, बस इतना बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड है, ऐसी कोई भी बात हम करते नहीं है फॉर एनर्जी। सिमिलरली जैसे हमने बोला था वर्क की यूनिट जूल होती है, तो वैसे एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो JOULE फुल लिखते हैं, अदरवाइज सिंबल अगर यूज करना हो तो कैपिटल J भी यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ SI यूनिट। ठीक है, और भी जो कुछ यूनिट्स हम मिलेंगी वो कौन कौन सी होती है, अर्ग होती है, आई हैव टोल्ड दिस इज द CGS यूनिट फॉर एनर्जी। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 to power -7 जूल। ठीक है, या 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, 1 जूल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना 10 to power 7 अर्ग हो जाता है। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to power 7 अर्ग हो जाता है, ये भी हमको याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दिस। देन व्हाट इज देयर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, दैट वी विल सी इन द फ्यूचर ऑल्सो, बट देन हाउ मच इट इज, 36 into 10 to power 5 और 3.6 into 10 to power 6 जूल, ये भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट शायद आपने पहले ना देखी हो। ठीक है, अगर देखी भी होगी तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर एनर्जी, एंड हाउ मच इट इज, 1.6 into 10 to power -19 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स हैं यूनिट्स के जो हमें कभी कभी काम आ जाते हैं, दिस यू शुड नोट डाउन, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गई हमारी यूनिट की बात। अब डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो वर्क जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला है ML/T-2। ठीक है, ML/T-2, ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एनर्जी का। तो ये बहुत छोटी सी बातें थी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, आई होप these things you will note down and use whenever required. Okay, so actually in mechanics when we deal with energy we only deal with
मैक्सिमम टाइम्स वी डील विथ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कौन कौन सी एनर्जी होती हैं, जल्दी से देखते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम होता है उसको हम एज अ कॉम्बिनेशन मानते हैं कि वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है किसी बॉडी की। इन टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है बेटा उसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। वी शुड रिमेंबर दिस, है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली दोनों एनर्जीज के बारे में। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ये सोचते हैं हम लोग। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ वर्क, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। या ऐसा बोलूं कि एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ओके, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई बॉडी, सपोज करो बेटा कि एक बॉडी है जो बिल्कुल रेस्ट पर है, ठीक है, इट इज एट रेस्ट, तो इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं है, बिकॉज इट इज एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ठीक है, बट देयर इज अ बॉल सपोज एंड इट हैज सम वेलोसिटी v, तो हम बोलते हैं कि भाई इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट इज मूविंग। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं बेटा कि यहां पे एक बेल थी, ठीक है, एक बेल है हमारे पास और यू वांट टू रिंग इट, तो बताओ कौन सी बॉल इन दोनों में से एबिलिटी रखती है इस बेल को रिंग करने के लिए? विच बॉल डू यू थिंक कैन रिंग दिस बेल? तो आप बोलोगे सर दिस इज एट रेस्ट, इट डज नॉट हैव एनी एनर्जी, इट इज अ मूविंग बॉल, व्हेन इट कोलाइड्स विथ दिस बेल तो ये बेल रिंग हो सकती है। ठीक है, तो this ball has, which is moving, has some energy and this energy is called kinetic energy। ठीक, अब हमने सीख लिया भाई काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो मैथमेटिकली कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो अगर क्वांटिटी लेवल पे जाऊं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारी बात हुई कि एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज। फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving and it has some velocity या some speed v, then its kinetic energy is given by this formula। देखो, ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एंड यू विल से कि सर ये तो हमने जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार यूज किया है। ऑब्वियसली यू हैव यूज्ड इट बेटा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्टली खत्म। तो जितना ज्यादा मास होगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सपोज करो देयर इज अ कार, ठीक है, देयर इज अ कार एंड इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज अ कार, इट इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी एक बॉडी है, सपोज करो कार हम सपोज कर लेते हैं बेटा कितनी केजीज की है, 1000 केजी ले लेते हैं। और एक बॉल है सपोज करो हमारे पास 1 केजी, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो मोशनल एनर्जी है, आपने बोला कि सर वेलोसिटी की वजह से होती है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दो बॉडीज हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अब कौन डिसाइड करेगा कि एनर्जी किसके पास ज्यादा है? तो ये डिसीजन आएगा कहां से, उसके मास से। मैंने पूछा भाई कि एक बॉल है 4 केजी की और एक कार है, बॉल है 1 केजी की और एक कार है 1000 केजी की, ठीक है, दोनों ही 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। विच ऑफ दीज डू यू थिंक यू कैन स्टॉप? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर बॉल रोकने की हिम्मत कर सकता हूं, कार के सामने नहीं जाऊंगा। वाई? बिकॉज दिस कार हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट कैन डू मोर हार्म, ठीक है, दैन दिस बॉल।
तो ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बेटा तो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, उसके मास पर और उसके स्पीड पर। तो अगर स्पीड दो बॉडीज की सेम है तो फिर किस पे बात आ जाएगी? मास पे। अगर दो बॉडीज का मास सेम है तो फिर किस पे बात आ जाएगी? स्पीड पर। ठीक है, बट फॉर्मूला ये रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब थोड़ी और आगे बात ले जाते हैं, यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही बात है, जब एनर्जी की बात कर ली हमने तो काइनेटिक एनर्जी कोई डिफरेंट नहीं है, उसकी यूनिट भी क्या होने वाली है? जूल ही होगी। और दूसरा क्या हो सकता है उसका यूनिट? अगर कंप्लीट यूनिट की बात करूं बेटा तो क्या होता है फॉर्मूला उसका? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ तो क्या है बेटा? डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस हो जाएगा। मास की अगर बात करूं तो मास की यूनिट हम जानते हैं केजी होती है वो। ठीक है, ओके। अब बात आई वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आप जानते हो मीटर पर सेकंड में लिखते हो, उसका स्क्वायर जैसे ही आपने करा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां से ये फॉर्म भी आ जाता है। ये और जूल दोनों ही इक्विवेलेंट है, डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या फिर जूल लिखो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जल्दी से। और मैंने बोला कि भाई CGS यूनिट क्या होगी? अर्ग होगी। इस पे बहुत बार बात हो गई हमारी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा और एक थ्योरम पे बात करते हैं, जिस थ्योरम का नाम है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, या इसको कभी कभी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को बेसिकली जब आप फ्यूचर में यूज करोगे तो इसका पर्पस क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आप काइनेमेटिक्स में मल्टीपल टर्म्स यूज करके, मल्टीपल लाइंस यूज करके आप सॉल्व करते हो, स्टेप्स यूज करके सॉल्व करते हो, उसको इस थ्योरम से हो सकता है कि एक स्टेप में आप सॉल्व कर पाओ। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। क्या कहता है वो देखते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस मतलब क्या? कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है सर, ये क्या नाम हो गए? तो इन पे हम डिस्कशन तो थोड़ी देर में करेंगे ही फ्यूचर में। बट देन किसी भी टाइप का फोर्स हो, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, mg हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्सेस हो, उनकी वजह से आप टोटल वर्क डन निकाल लो। यहां पे मैं क्या बोला? ऑल द फोर्सेस। तो यू डू नॉट हैव टू वरी विच फोर्स वी विल टेक एंड विच फोर्स वी विल नॉट टेक, यू हैव टू टेक ऑल द फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब सम ऑफ ऑल द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली देखो, वर्क W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। W भी एक्चुअली टोटल है, मतलब सम ऑफ ऑल द वर्क, समेशन ऑफ ऑल द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं अच्छे से याद कर रहा हूं आपको, आपने कौन कौन से फोर्सेस NLM में देखे थे बच्चे? आपने देखा होगा कि फोर्स कौन सा था सर? सबसे पहले हमने mg देखा था। मैंने बोला बेटा वर्क डन बाय mg लिख लेना किसी भी क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़े। फिर वर्क डन, कौन सा फोर्स देखा था? नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी जोड़ लेना। ठीक है, फिर मैंने पूछा और कौन सा फोर्स याद आ रहा है? फ्रिक्शन याद आ रहा है, ओके, उसको भी जोड़ लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फिर मैंने पूछा और कौन सा फोर्स? आप बोलोगे सर वर्क डन बाय टेंशन भी आ जाता है कभी कभी। मैंने बोला और कौन सा वर्क डन आपको याद आ रहा है? आपने बोला सर स्प्रिंग का फोर्स भी होता है। मैंने बोला वो भी जोड़ ले बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
इन सब को, और भी कोई वर्क डन अगर आपको याद आए उनको भी जोड़ लो, एंड देन फाइनली राइट एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब क्या हुआ, हाफ एम और v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हाफ एम v इनिशियल का स्क्वायर। मतलब बॉडी सपोज करो जहां से आप स्टार्ट ऑफ मोशन देख रहे हो उसको इनिशियल पॉइंट मान लो, और जहां फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन मान रहे हो वहां पे जो स्पीड है वो फाइनल स्पीड हो गई। तो वो दोनों स्पीड्स का रिलेशन किसके साथ मिलता है हमको, सारे फोर्सेस के वर्क डन के सम से मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, और व्हाट एल्स वी कैन कॉल इट, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको हम भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर के लिए। बेटा इसको यूज कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या लॉ था वो तो आपको भूला नहीं होगा अभी तक, आई होप। क्या है, sum of all the work done is equal to change in kinetic energy, and when you talk about change of a quantity it means that final quantity minus initial quantity। तो change in kinetic energy मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy, खत्म। This is all about this law। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, that is another important thing, वो हम देखते हैं बच्चे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी भी क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो बात आती है कि भाई, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे आपसे अगर बात करनी हो कि कहां पे सर इस लॉ को यूज करेंगे और कैसे करेंगे, तो एक बहुत सिंपल सा मतलब एक आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करता हूं मैं। एक इंक्लाइन प्लेन था बच्चों, एंड सपोज देयर वाज अ ब्लॉक केप्ट एट द टॉप ऑफ दिस इंक्लाइन। ठीक है, अब इसको रिलीज करते हैं तो क्या होगा, यहां से कूद के इधर आ जाएगा क्या, नहीं, ऑब्वियसली ये यहां से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए बॉटम पे आ जाएगा। सपोज करो बेटा कि ये टॉप पॉइंट को ए बोला और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो इस इंक्लाइंड प्लेन का, इस पहाड़ का है, वो क्या है, बी है। सपोज करो बेटा ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए यहां आ जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैंने बोला मान लेते हैं कि यहां पे इसकी स्पीड कितनी थी, आप बोलोगे सर मान लो va थी। मान लो जब वो नीचे ग्राउंड के पास पहुंचा उसकी स्पीड क्या बन गई थी, vb पहुंच गई थी, राइट। अब बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जो भी फोर्सेस इस पे आपको दिख रहे हैं उन सब के वर्क डन आप क्या कर लो, ऐड कर लो, और जैसे ही ऐड करो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज करने के लिए एबल हो गए हो। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जीज। मतलब अगर मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहां पे लिखनी हो बच्चे, तो आप कैसे लिखोगे, हाफ एम, और सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो va स्क्वायर। मतलब मन में सोच लिया। वैसे काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे फाइनल लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, हाफ एम vb स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई। इतनी सी बात आप कर लोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा स्टेप क्या होगा, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय क्या सोचोगे कि यार ये ब्लॉक था सर, ले लो, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। मान लेते हैं कि अगर ये रफ होता बेटा, क्या होता, ये रफ होता, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होता F, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता N, इस पे एक फोर्स लग रहा होता mg जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस आपके सामने डिसाइड हो गए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही। तो आपको किसके किसके वर्क डन देखने होंगे, आपको वर्क डन देखने होंगे किसके किसके, वर्क डन बाय नॉर्मल कंसिडर करना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भूलना नहीं होगा, और वर्क डन बाय mg बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए आपको याद रखना होगा। इन तीन वर्क्स को आप भूल नहीं सकते क्योंकि यहां पे तीन ही फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रहे हैं, राइट।
तो सेकेंड स्टेप हमने देख लिया भाई, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्या होता है, कौन कौन से एक्टिव फोर्सेस हैं वो आपको दिख जाते हैं, राइट। कैलकुलेट वर्क डन बाय ईच फोर्स। तो आपने जब फ्री बॉडी डायग्राम बेटा बनाया था उस समय आपको जो भी फोर्सेस दिखे थे उनके वर्क डन को आपको कैलकुलेट करना होगा, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, एड देम टू ऑब्टेन वर्क डन W12 बाय ऑल द फोर्सेस। W12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन तक जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है वो ऑल द फोर्सेस की वजह से यू हैव टू कैलकुलेट एंड ऐड, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यूज द वर्क ऑब्टेन्ड एंड काइनेटिक एनर्जीज इनटू दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन याद आ रही होगी आपको, कौन सी इक्वेशन है बच्चे, ये स्टेटमेंट हो गई हमारी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाली स्टेटमेंट। उसमें आप ये सारी चीजें पुट कर दो। कौन कौन सी चीजें भाई, सबसे पहले तो हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल ली थी वो, और वर्क बाय ईच फोर्स, उन सबको ऐड कर लो। समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेटमेंट में पुट करते ही आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होंगी, कुछ उसमें नोन होंगी और कुछ अननोन होंगी, आप अननोन वाली क्वांटिटीज के लिए वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस थ्योरम का ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो इस लॉ को अप्लाई कैसे करना है ये हमने एक बार सीख तो लिया, सारे स्टेप्स देख लिए, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हमें जाना है इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ओके। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i minus 4j मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज -6j plus 8k मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता कर लेते हैं। याद है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के क्या स्टेप्स थे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल लिख लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिख लो, और फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हमें लिखना होता है। तो एक बार क्या करता हूं बेटा, V इनिशियल अगर मैं लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा कि V इनिशियल वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 3i minus 4j, ठीक है। तो यार ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म में बात, मुझे चाहिए स्पीड। स्पीड का तरीका क्या होगा कि इसको मैं क्या करूं, मैग्नीट्यूड निकाल लूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल स्टेप क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट लो, y कोऑर्डिनेट लो, और मतलब x कंपोनेंट लो, y कंपोनेंट लो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट, 9 plus 16 that makes 25 and root of it is 5। तो ये आ जाएगा स्पीड जो इनिशियल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई बेटा इनिशियल स्पीड। सिमिलरली अगर मैंने पूछा होता आपसे कि फाइनल स्पीड के बारे में मुझे बता दो, तो आप बोलते सर फाइनल स्पीड लिख लो आप। v फाइनल अगर मैं वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखूं तो वो हमारे सामने है -6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो मुझे फाइनल स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी बेटे, देखिए फिर से वही वाली बात है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लेकर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा,
36 प्लस 64 मेक्स 100 और 100 का रूट हो जाता है हमारे लिए 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल स्पीड हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई। अब मुझे चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यहां तक हमारे पास वेलोसिटीज आ गई हैं, बॉडी का मास दिया हुआ है 0.8, तो मैं निकालने जाता हूं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम जो है मैंने यहां पे क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, देखो हाफ, ठीक है, मास की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चे, 0.8 हो गया, इनटू वी फाइनल स्क्वायर मतलब 100, वी फाइनल है 10 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस वी इनिशियल, इनिशियल है 5 तो उसका स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये 75 और 0.4 इंटू 75। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 75 इंटू 2 हो जाएगा 150, 150 का ट्वाइस हो जाएगा 300, 300 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 30 जूल। ठीक है बेटा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जब उसकी वेलोसिटी पहले इतनी से इतनी तक चेंज हो जाती है, इनिशियल ये और फाइनल ये, यहां से यहां तक जब चेंज होती है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है बेटा, वो हो जाता है 30 जूल, इंक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है, वो इंक्रीज हुई है। अब आपसे क्या पूछा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, तो एक नई स्लाइड पे इस पे बात करते हैं। जैसे बेटा वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, अगर मैं आपसे पूछूं रिकॉल करके बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो उसका मतलब था समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की। वो क्या कहता है, समेशन ऑफ वर्क डन, तो वर्क टोटल जो होगा, ठीक है, वो हम डायरेक्टली किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट पेज पे, वो कितनी थी बच्चे, 30 जूल थी। तो मैं यहां से उठा के वहां चिपका देता हूं उसको डायरेक्टली, क्या आ जाएगा ये 30 जूल। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कि जब ये मोशन हुआ होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक थोड़ा सा जब चेंज हुआ है, मोशन हुआ है बॉडी का, तो उतने ड्यूरेशन में सारे फोर्सेस ने टोटल वर्क डन इतना किया है, 30 जूल के बराबर किया। आई होप कि यहां पे समझ में आया हो आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंगल फोर्स होता, लेट अस से कि सिंगल फोर्स कोई होता, एक्सटर्नल फोर्स ने बॉडी को यहां से यहां पहुंचाया, उस सिंगल फोर्स का वर्क डन बताइए, तो वहां पे हम बोलते हैं कि उस सिंगल फोर्स का वर्क डन 30 जूल के बराबर होगा।